नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। चीन ने पहली बार 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी है। चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV 9 पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री में मुंबई हमलों को लेकर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद उसके आकाओं की भूमिका को दिखाया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चीन की नीति में इस बदलाव को भारत के लिए बेहद अहम माना है। कांग्रेस ने भी चीन की पहल का स्वागत किया है। अगर उन्होंने 26/11 में पाकिस्तान को जिम्मेवार माना है, बाकी दुनिया पहले ही मान चुकी है। 26/11 में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि बाकी देशों के नागरिक भी कैजुअल्टी हो गए, अमेरिकन भी थे उसमें। तो ये अपने आप में अच्छी बात है और उम्मीद है ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट है, किसी और चीज को कवर करने के लिए नहीं है। So finally, we have our views accepted by China also. It is good. पाकिस्तान को लेकर चीन के रुख में बदलाव अहम वक्त पर आया है। चीन ने पिछले साल सितंबर में लश्कर के 3 आतंकियों के खिलाफ UN की पाबंदी पर तकनीकी आपत्ति जताई थी। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, तला सईद और हाफिज अब्दुल रऊफ के खिलाफ पाबंदी को लेकर चीन की आपत्ति की मियाद 9 जून को खत्म हो रही है। 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों में 164 लोग मारे गए थे और 308 लोग घायल हो गए थे। और अब जब चीन का मीडिया खुद पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा रहा है, तो फिर UN में लश्कर आतंकियों का समर्थन करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। यूपी सरकार ने मथुरा हिंसा की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। अखिलेश सरकार ने हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मथुरा हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई में चूक की बात मानी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में हुई हिंसा के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जब इतना बड़ा घटना हुआ मथुरा शहर के बीचों बीच, इसका मतलब तो चूक तो हुआ है, उसको तो कोई मना नहीं कर सकते हैं। आजादी के 68 साल के बाद शहर के बीचों बीच कुछ लोग कब्जा कर बैठ जाए और 2 साल से सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर रहे और जो खाली करवाने गए हैं वो पुलिस वालों को तलवार से मार दिया जाए। मथुरा में करीब 270 एकड़ में फैले जवाहर बाग पर करीब 2 साल से उपद्रवियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। 2 जून को पुलिस हाईकोर्ट के आदेश पर जवाहर बाग में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमले में SP मुकुल द्विवेदी और फरह के थानेदार संतोष यादव शहीद हो गए। मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव समेत 27 उपद्रवी भी मारे गए। मथुरा हिंसा के बाद अखिलेश सरकार ने पहले आगरा के कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी, लेकिन 12 घंटे के अंदर जांच अलीगढ़ के कमिश्नर को सौंप दी गई थी। इलाहाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद से तनाव है। इलाहाबाद के झूसी इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हिंसक झड़प में कई लोगों को चोट आई है। एक ट्रेनी IPS समेत कई पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रदर्शनकारी नैनी जेल के बाहर रविवार को हुई फायरिंग में मारे गए वकील का शव रखकर अंतिम संस्कार के लिए उसके पिता को पैरोल दिए जाने की मांग कर रहे थे। लॉ को अपने हाथ में लिया, हाईवे जाम किया और पथराव भी किया। इस पर सख्त कार्रवाई होगी। हम सब पूरी पुलिस बल के साथ है, यहाँ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। रविवार की शाम करीब 4 बजे नैनी जेल के बाहर हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। नैनी जेल के बाहर मारे गए लोगों में वकील ज्ञानचंद्र यादव भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त ज्ञानचंद्र जेल में बंद अपने पिता चंद्रभान यादव से मुलाकात कर बाहर आ रहा था। चंद्रभान यादव हत्या के एक मामले में दोषी है। इलाहाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद से तनाव देखने को मिला और साथ ही इलाके में तनाव को देखते हुए PSC भी तैनात कर दी गई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान पर विवाद हो गया है। बालियान ने दादरी में गोमांस के शक में मारे गए अखलाक के परिवार वालों के खिलाफ जांच की मांग की है। बालियान ने कहा कि अगर गाय की हत्या हुई है तो कई लोगों ने गौमांस खाया होगा। यूपी में गौमांस रखना और खाना दोनों जुर्म है, इसीलिए जांच होनी चाहिए। विपक्ष ने बालियान के बयान को चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। गौ हत्या और गौ मांस रखना दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बैन है, कानूनन जुर्म है।
तो इसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है ध्रुवीकरण का, उस एजेंडे के तहत एक बार फिर यूपी चुनाव के पहले इस मसले को उठाया जा रहा है। 2017 को मद्देनजर रख करके चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। 28 सितंबर को दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक नाम के शख्स की गौमांस खाने के शक में हत्या की गई थी। कुछ दिन पहले मथुरा की एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अखलाक के घर के बाहर मिले मांस को गौमांस बताया गया है। मथुरा लैब की रिपोर्ट के बाद अखलाक की हत्या के आरोपियों के परिवार वाले अखलाक के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। हत्या के आरोपियों के परिवार ने अखलाक के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक बस में धमाका होने से 2 लोग घायल हो गए। प्राइवेट बस HR 26 8372 जाखल से फतेहाबाद जा रही थी। सुबह 10:45 पर फतेहाबाद के भूना रोड पर बस में धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके की वजह से 45 साल के भागीरथ और उनकी पत्नी राजबाला मामूली रूप से झुलस गए। शुरुआती जांच के मुताबिक काले बैग में रखे विस्फोटक की वजह से धमाका हुआ। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये दर्शाता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। 15 जनवरी को दिल्ली से अंबाला जा रही ट्रेन के मोटर कोच में धमाका हुआ। 13 मई को पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के मोटर कोच में धमाका हुआ। 26 मई को कुरुक्षेत्र के पीपली में हरियाणा रोडवेज की बस में धमाका हुआ। 8 यात्री घायल हो गए। बार बार छोटे धमाकों से ये आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं ये किसी बड़ी वारदात का रिहर्सल तो नहीं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटा है। खुफिया एजेंसियों ने आतंक की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद दिल्ली में 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे धमाकों की साजिश रच रहा है। दाऊद के गुर्गे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, IGI एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन और दिल्ली विधानसभा को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। दाऊद ने ये जिम्मा एक हथियार सप्लायर अपने गुर्गे को सौंपा है, जिसके बाद जगह जगह पर सुरक्षा एजेंसियां छापेमारी कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने अपने एक खास साथी को धमाके करवाने का काम सौंपा है। भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद फिलहाल ISI के सुरक्षा घेरे में कराची के क्लिफ्टन रोड के बंगले में रहता है। पाकिस्तान से दाऊद भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है। दाऊद भारत में जबरन वसूली, सट्टेबाजी, ड्रग्स और हवाला के जरिए अरबों की कमाई करता है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद की साजिश का खुलासा खुफिया एजेंसियों की ओर से दिल्ली पुलिस को भेजे गए अलर्ट से हुआ है। 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस में स्वागत होगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:40 पर PM मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा होगी। वॉशिंगटन पहुंचने पर PM मोदी का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारे भी लगे। PM मोदी ने आर्लिंगटन समाधि स्थल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस यानी ब्लेयर हाउस पहुंचे। PM मोदी को भारत की 200 कलाकृतियां भेंट की गईं। PM मोदी को जो मूर्तियां भेंट की गईं, ये सभी भारत से चुराकर विदेश में बेची गई थी। इनकी कीमत 600 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिकन गवर्नमेंट का, ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। PM मोदी और ओबामा की मुलाकात के बाद दोनों देश साझा बयान जारी करेंगे। साझा बयान के बाद रात 10 बजे PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आयोजित लंच में शामिल होंगे। बुधवार को PM मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। PM मोदी का ये चौथा अमेरिकी दौरा है। इससे पहले PM मोदी सितंबर 2014, सितंबर 2015 और मार्च 2016 में अमेरिका जा चुके हैं। शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब विवादों में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई है। कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ फिल्म के कुछ सीन हटाने को कहा है,
बल्कि फिल्म के नाम से पंजाब शब्द हटाने का भी निर्देश दिया है। सेंसर बोर्ड के निर्देश से फिल्म के प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप बेहद नाराज हैं। अनुराग ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें लग रहा है कि वो उत्तर कोरिया जैसे देश में रह रहे हैं। दूसरी तरफ अकाली दल का आरोप है कि फिल्म से पंजाब की छवि खराब हो रही है और इसे बैन किया जाना चाहिए। This picture should be banned and simply changing of name will not serve the purpose. मैं समझता हूँ कि मूवीज को किसी चीज को काटना नहीं चाहिए। इसको तो डिनाई नहीं कर सकते जे कि इधर नशे नहीं है। पंजाब में नशे की समस्या पर आधारित फिल्म है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर के अलावा करीना कपूर और आलिया भट्ट भी है। उड़ता पंजाब 17 जून को रिलीज होने वाली है। कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी कि सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब को बैन कर दिया है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, इस वजह से उड़ता पंजाब के मुद्दे ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। बिहार में 12वीं के इम्तिहान में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 3 टॉपर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पटना के कोतवाली थाने में साइंस के टॉपर सौरभ कुमार और आर्ट्स की टॉपर रूबी राय समेत 3 टॉपर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वैशाली के जिस विशुन राय कॉलेज में पढ़ते थे उसके पूरे मैनेजमेंट पर भी केस दर्ज हुआ है। इनमें कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय भी शामिल हैं। बच्चा राय के अलावा उनकी बेटी शालिनी राय के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। शालिनी ने 2 साल पहले 12वीं में टॉप किया था। इन्वेस्टिगेशन होगा, जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं लालकेश्वर बाबू, उन पर FIR क्यों नहीं हुआ? क्या दोष केवल उस कॉलेज का है? शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड अध्यक्ष से पूछा गया है कि बिना सरकार की इजाजत के किस अधिकार से उन्होंने न्यायिक जांच कमेटी बनाई। 12वीं में आर्ट्स की टॉपर रूबी राय ने मीडिया से इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंस को टॉडिकल साइंस कहा था। रूबी राय ने मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है। साइंस के टॉपर सौरभ कुमार को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर नहीं पता है। दोबारा इंटरव्यू के बाद साइंस के टॉपर सौरभ कुमार समेत 2 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। आर्ट्स की टॉपर रूबी राय को इंटरव्यू के लिए 11 जून को एक और मौका दिया गया है। बिहार पुलिस और CID की टीम आज जांच के लिए बिहार बोर्ड के दफ्तर, विशन राय कॉलेज और फर्जी टॉपर्स के घर पहुंची।